गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं और आशा रखता हूं कि आप सभी अपने अपने घरों में खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, खासकर स्टैंडर्ड 11 यानी 11वीं कक्षा के बच्चों का, हमारे इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में, जो कि ऑर्गेनाइज्ड किया गया है देवस्य इंटरनेशनल स्कूल द्वारा। और अब जब आप इस चैनल पर आ ही गए हैं जिसका नाम है एड्यू ज्ञान, उस पर आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि ऐसे एजुकेशनल वीडियोस आपको भविष्य में भी प्राप्त होते रहें, मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, आई एम योर एजुकेटर गौरव धनिक, ब्रॉट यू द सेशन फॉर स्टैंडर्ड 11 फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, द चैप्टर विच वी आर डिस्कसिंग। आइए चर्चा कर लेते हैं उसके बारे में बिना देर करे। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने इस टेक्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर को शुरू कर दिया है, सभी को पता होगा जिन्होंने मेरे पिछले पार्ट्स देखे। इस चैप्टर का नाम है नेचर एंड पर्पस एंड स्कोप ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम बेसिकली बिज़नेस के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि कैसे बिज़नेस बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इकोनॉमी में। ठीक है, तो हमारे बीते गए कुछ पार्ट्स में हमने किन किन बारे में चर्चा कर ली है, आइए देख लेते हैं। नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया था। उस इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में देखा। ठीक है, उन दोनों के डिफरेंस के बारे में देखा। ठीक है, बीते कुछ दिनों में आपकी एग्ज़ाम भी हुई और उस एग्ज़ाम में आप सभी ने बहुत अच्छी तरह परफॉर्म किया। ठीक है, आप सभी का परफॉर्मेंस देखकर मैं आप सभी को शुभकामनाएँ देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही अपनी आशा और जोश के साथ किसी भी काम को करिए, भगवान आपको ज़रूर सफलता देगा। तो बच्चों, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बाद हमने बिज़नेस का कॉन्सेप्ट देख लिया था पिछले वीडियो में, जिसमें हमने ये देखा था कि कैसे बिज़नेस एक प्रॉफिट का साधन है। ठीक, यानी हमें अगर प्रॉफिट चाहिए तो बिज़नेस करना चाहिए। ठीक है, और उसका एकमात्र जो ध्येय होता है, टारगेट होता है, वो क्या होता है? सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉफिट। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि बिज़नेस में कैसे गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होते हैं, राइट, कि कैसे बिना गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज किए कोई भी बिज़नेस नहीं किया जा सकता। इसके बाद तीसरा पॉइंट हमने देखा रिस्क एंड अनसर्टिनिटी। देखिए बच्चों, अब रिस्क की बात करें तो रिस्क तो सभी जगह है। ठीक है, हमारी ज़िंदगी में भी हर जगह हमें रिस्क का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब हम बिज़नेस की बात करते हैं तो जहाँ पे रिस्क जो होता है वो बहुत बढ़ जाता है। इसमें हमने रिस्क अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, जैसे नेचुरल और मैन मेड रिस्क। नेचुरल रिस्क में आ गई सारी नेचुरल डिज़ास्टर, जैसे सुनामी, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, ये सब बच्चों नेचुरल फैक्टर में आते हैं। और वहीं मैन मेड फैक्टर यानी इंसान द्वारा निर्मित रिस्क कौन से हैं? ये थेफ्ट हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, स्ट्राइक ऑफ एम्प्लॉय हो सकता है, स्ट्राइक, ठीक है, पता है ना सभी को, रॉबरी हो सकता है, ठीक है, लूट, देन राइट, दंगे हो सकता है, थेफ्ट हो सकता है। ये सब वो एग्जांपल है जो रिस्क को और बढ़ा देते हैं, मैन मेड रिस्क हैं ये सब। इसके बाद चौथा और पांचवा पॉइंट हमें बोलता है कि इससे लोगों की नीड बढ़ती है, यानी यूटिलिटी क्रिएट होती है। कैसे यूटिलिटी? लोगों के सर में दर्द पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। मतलब कि जो लोगों को प्रॉब्लम्स थी वो पहले भी थी, अभी भी है, आगे भी रहेगी, लेकिन सॉल्यूशन पहले नहीं था, अब है, और आने वाले समय में और सॉल्यूशन चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जैसे पहले लोगों का सर दुखता था तो लोग जड़ी बूटी या फिर कोई सॉल्यूशन अलग करते होंगे, लेकिन अब दुख रहा है तो भाई आयोडेक्स, बाम, मूव, ये सब यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी यूटिलिटी क्रिएट होगी। लोगों को अब ऐसा लगने लगा है कि इसका इस्तेमाल करके हम हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया बच्चों? ज़रूरत, याद रखना। उसके बाद पांचवा पॉइंट बोल रहा है कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, लगातार चलती रहती है बिज़नेस के अंदर। ठीक है, यानी हम एक तरीके से कह सकते हैं तो जो बिज़नेस है वो लगातार चलेगा, कभी रुकता नहीं है। एक साल का प्रॉफिट अगर अचीव हो गया तो अगले साल और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की इच्छा शक्ति से वो मार्केट में उतरता है। उसके बाद छठा और सातवां आखिरी पॉइंट, ये दोनों वो ऐसा बताते हैं कि इसमें मनी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर रोल करता है। और मनी है इसलिए तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, राइट। सो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट होती है, राइट, जो बिज़नेस होता है वो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें पैसे यानी मनी का रोल काफ़ी ज़्यादा है, और इसीलिए इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कहते हैं। तो बच्चों, इकोनॉमिक एक्टिविटी के बाद हम जहाँ हमने हमारा पिछला पार्ट छोड़ा था ऑब्जेक्टिव्स पर, उसमें भी हमने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स देख लिए थे, जिसमें हमने 3 इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में बात की है, जैसे कि प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ और अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं।
कि जैसे बिज़नेस का जो टारगेट होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉफिट पाना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे पाया जाए, अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाती है। सेकेंडली, इसमें मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, यानी अगर पैसा नहीं आ रहा है तो प्रॉपर्टी आनी चाहिए, असेट्स, इन शॉर्ट जो असेट्स होते हैं, ठीक है, जो संपत्ति होती है बिज़नेस की, वो बढ़ना चाहिए, यानी उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, उसका विकास होना चाहिए। ये दूसरा ध्येय है, टारगेट है, दैट मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। और तीसरा और आखिरी जो इकोनॉमिक टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है, वो है अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, जैसे रिसोर्सेज को अच्छे से डेवलप करना, मार्केट डेवलप करना, अपने आप की एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, ताकि आप समय के साथ साथ चल सके। तो बच्चों, ये जो पहले 3 पॉइंट्स आपने देखे, ये तीनों के तीनों जो पॉइंट्स हैं, ये इकोनॉमिक बेनिफिट्स दिखाते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, कैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने जो आर्थिक टारगेट्स हैं, सिद्धांत हैं, उस पर चलती है। अब इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, अब हम इसमें बात करेंगे सोशल वीडियोस ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सामाजिक कर्तव्य क्या होते हैं, सामाजिक ध्येय क्या होते हैं। आइए चर्चा करते हैं। पेज नंबर 3 पर हैं हम लोग। Some special objectives are given in the priority of business of a benefit of society. The existence of business is not possible without society, and the business is due to the society. Therefore, the importance of objectives other than profit is accepted, and the social benefits are given in the next page. तो बच्चों, सिर्फ यही कहना ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है, नहीं, बल्कि एक अच्छी सर्विस देना भी एक इनका टारगेट हो जाता है। यानी ये ऑर्गेनाइजेशन में नेचर को, यानी जो सोसाइटी है, आसपास के जो लोग हैं, उनको बेनिफिट पहुंचाए, क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट बनाएंगी तो प्रोडक्ट अगर कोई ख़रीदेगा ही नहीं, सोसाइटी ही नहीं होगी, तो आप नहीं कह सकते कि वो ऑर्गेनाइजेशन आने वाले समय में अच्छा अचीव कर जाएगी। सो इन शॉर्ट, सामाजिक कर्तव्य भी कुछ होते हैं, इनके सोशल बेनिफिट्स और ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। अब ये समाज को कैसे कैसे फ़ायदा पहुंचाती है, इसमें आपको 4 ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलेंगे। पहला बोलता है सोशली रिस्पॉन्सिबल होना। अब सोशली रिस्पॉन्सिबल कैसे होगा कि जो बिज़नेस होता है उसको सोसाइटी के सारे ग्रुप्स के बारे में पता होना चाहिए। उस ग्रुप्स के बारे में मतलब देखिए, हमारे देश में अलग अलग जाति, धर्म, कास्ट के लोग हैं, और उन सब में अलग अलग उन लोगों के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, एजुकेशंस होती है, ठीक है, सबके अपने अपने नियम कायदे होते हैं। तो सारे ग्रुप्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, यानी सारे ग्रुप्स के लोगों की सोच को ध्यान में रखते हुए अपना प्रोडक्ट बनाए। सारी क्लासेस को ध्यान में रखते हुए, चाहे मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, हायर क्लास हो, सबकी नीड्स का ध्यान रखते हुए वो अपने प्रोडक्ट बनाए। उसके साथ साथ वो अपने एम्प्लॉयज़, अपने कस्टमर्स, अपने क्रेडिटर्स और अपने गवर्नमेंट का भी ध्यान रखे। क्यों? क्योंकि अगर वो एम्प्लॉयज़ का ध्यान नहीं रखेगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा, कस्टमर्स का ध्यान नहीं रखेगी तो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, क्रेडिटर का ध्यान नहीं रखेगी तो लोग उसमें पैसा नहीं लगाएंगे, और गवर्नमेंट का ध्यान नहीं रखेगी तो गवर्नमेंट उसे कंपनी चलाने नहीं देगी। तो बच्चों, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि उसे सामाजिक तौर पर अच्छे संबंध बनाने पड़ते हैं सभी लोगों के साथ, चाहे वो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं या फिर कंपनी के बाहर कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बच्चों, पहला पॉइंट बताता है कि एक बहुत नेसेसरी स्टेप है, बहुत ज़रूरी स्टेप है, क्योंकि अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स को एक साथ जोड़कर रखता है। और ये एक एक्ट भी है जिसमें एम्प्लॉय वेलफेयर एक्ट, अंडरलाइन कर लेना, एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एक्ट, फैक्ट्री एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब कंपनी में लागू होते हैं। जैसे एम्प्लॉय वेलफेयर एक्ट, मतलब अगर 1 साल होता है कोई एम्प्लॉय को तो उसकी पगार बढ़नी चाहिए, उसके वर्किंग आवर्स ध्यान में रखते हुए, उस पर कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, इन शॉर्ट। उसके बाद फैक्ट्री एक्ट में क्या है कि भाई फैक्ट्री रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाई जाती है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने का एक्ट बनाया जाता है, ताकि कंज्यूमर मार्केट में ठगा ना जाए, उसके साथ कोई भी बेईमानी ना हो। तो बच्चों, दूसरा ऑब्जेक्टिव जो बता रहा है हमें, हम जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, वो है हमारा प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। यानी ये क्या करता है, ये एम्प्लॉयमेंट देता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि लोग जो होते हैं वो काम करते हैं कंपनीज़ में, उनको पैसा मिलता है उसके बदले। तो हम कह सकते हैं कि लोगों को जॉब्स मिलती है, लोगों को मौका मिलता है कि वो अपने लाइफ को बेटर कर सके, राइट। और इसके साथ साथ जो रेशियो होता है, वहाँ के जो लोग होते हैं उनके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करना। फॉर एग्जाम्पल, खादी एंड कॉटेज इंडस्ट्री कमीशन सिलेक्ट दोज इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। मतलब जो खादी और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होती हैं, राइट, जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं, वो एम्प्लॉयमेंट देती है लोगों को, ताकि लोग काम करें। और ख़ासकर प्रेफरेंस उन लोगों को दिया जाता है, यानी मौका उन लोगों को दिया जाता है जो लोग बैकवर्ड क्लास से हो,
यानी आपने देखा ही होगा हमारे देश में SC ST OBC को थोड़ा मौका ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू जनरल कास्ट के। तो ये भी एक हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव रहता है ताकि समाज में हम इक्वालिटी ला सकें। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव बता रहा है वो ये बोलता है कि ऑब्जेक्टिव्स टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, यानी अच्छी गुड्स और अच्छी सर्विसेज दें ताकि जो लोग हैं वो हमारी सर्विसेज से सेटिस्फाई रहें और आने वाले समय में भी हमसे जुड़े रहें। और इसके साथ साथ मार्केट में अच्छी हमारी गुडविल बने जिससे हमारी जो भी रेप्यूटेशन है वो और अच्छी बने। सपोज़ फॉर एन एग्जांपल कि अगर कोई कंपनी है वो स्पाइसेस बनाती है जो कुकिंग के काम आता है, कोल्ड ड्रिंक्स और ये सब चीज़ों के काम, वो अपना स्टैंडर्ड हमेशा हाई मेंटेन करके रखेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो भी लोग हैं उनकी जो गुडविल है वो अच्छी रहेगी और कंपनी की ब्रांड इमेज मार्केट में बन जाएगी। इसके साथ साथ वो अपना प्रोडक्ट फेयर प्राइस पर उतारेगी। फेयर प्राइस मतलब सही कीमत पर, जितनी जो उसकी निर्धारित कीमत है उसी के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल डिलीवरी ऑफ गुड्स एट होम, डिलीवर आफ्टर सेल्स, इंस्टॉलेशन ऑफ गुड्स, ये एक तरीका है जिससे आप अपने क्वालिटी और अपनी गुडविल को इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चौथा और पांचवा, ये जो आखिरी जो 2 पॉइंट है वो क्या बताते हैं, आइए देख लेते हैं। चौथा पॉइंट आपको बताता है कि ये ऑब्जेक्टिव होता है अडॉप्ट फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। फेयर मतलब क्या हुआ, जो सही है, लीगल है। ट्रेड प्रैक्टिस मतलब ऐसी तरीके का व्यापार जो सही है, यानी ब्लैक मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए, राइट, हार्वेडिंग नहीं होनी चाहिए, स्मगलिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम कह सकते हैं कि बिज़नेस का एक ऑब्जेक्टिव होता है फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी हम जो भी करेंगे वो सही करेंगे। ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग नहीं होगी, ठीक है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं होंगे, यानी गलत एडवर्टाइजमेंट नहीं होंगे, जो होगा वही बताया जाएगा। इसके साथ साथ जो आखिरी ऑब्जेक्टिव है उसमें अदर ऑब्जेक्टिव सारे आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहला आ गया कि भाई स्पेशल आइडेंटिटी इन सोसाइटी बनाई जाए ताकि लोग हमें हमारी आइडेंटिटी से पहचानें, अपनी पहचान से पहचानें। दूसरा जो है वो है कि रिसर्च और डेवलपमेंट का काम है वो लगातार चलते रहना चाहिए। ठीक है, लगातार रिसर्च होती रहे मार्केट में ताकि हम और बेटर अपने प्रोडक्ट को कर सकें। तीसरा पॉइंट जो बोल रहा है वो है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी आर्थिक विकास में काम करें ताकि देश और सरकार को भी मदद मिले और लोग जो है वो सपोर्ट करें। चौथा और आखिरी ऑब्जेक्टिव जो इसके अंदर आता है वो ये है टू प्रोवाइड वेरियस इंसेंटिव्स टू द एम्प्लॉय, ताकि लोग जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको भी बेनिफिट मिले, और इंसेंटिव अगर उनको मिलेंगे तो वो अपने आप की विकास और अच्छी तरह कर पाएंगे। दे कैन डेवलप बाय देमसेल्व्स ओनली। तो बच्चों, ये 5 ऑब्जेक्टिव्स जो आपकी टेक्स्ट बुक में आपको दिए हुए हैं, ये पाँचों के पाँचों ऑब्जेक्टिव्स किसके अंदर में आ जाते हैं, सोशल बेनिफिट्स या फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर, राइट। यानी समाज में जो बिज़नेस होता है इसकी ना सिर्फ इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है बल्कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है, जो हमने इन 5 पॉइंट्स की तरफ से देखा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बिज़नेस रिस्क की। ठीक है, बिज़नेस रिस्क की अगर हम बात करें तो बिज़नेस में 3 प्रकार के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, हम चर्चा कर चुके हैं। देयर इज़ एन अनसर्टेन ऑफ प्रॉफिट और रिस्क ऑफ लॉस ऑफ बिज़नेस। तो ये देखिए बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि रिस्क हर जगह है, पर बिज़नेस में रिस्क कैसा है, जैसे वो अनसर्टेन इवेंट जो भविष्य के प्रॉफिट को इफ़ेक्ट करें, यानी ऐसे इवेंट्स जो भविष्य में जाके आगे जाने वाले समय में हमें नुकसान पहुंचा दें, ऐसे रिस्क को हम बिज़नेस रिस्क कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक में जो दी हुई है, जैसे दस इट कैन बी सेड दैट द प्रॉफिट इज़ रिवॉर्डेड अगेंस्ट द बिजनेस रिस्क, यानी हम कह सकते हैं कि जो भी ज़्यादा अगर नुकसान होगा, यानी ज़्यादा रिस्क जिस चीज़ में होगा उसी के हमें ज़्यादा प्रॉफिट भी मिलेगा। यानी हम बिज़नेस में जितना रिस्क लेते हैं उतना ही हमारा प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। ठीक है, ये खैर ये तो एक कहावत है, फिर भी मानने वाले इसे मानते हैं कि जितना ज़्यादा आप रिस्क लेकर बिज़नेस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा, राइट। तो बिज़नेस रिस्क को जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों। उससे पहले बिज़नेस रिस्क कितने प्रकार का होता है ये जान लेते हैं। इसके 2 प्रकार हैं, 2 टाइप्स हैं। पहला बोल रहा है नेचुरल रिस्क और दूसरा है मैन मेड रिस्क। ठीक है, नेचुरल रिस्क शब्द से पता चलता है कि नेचुरली ऑकर रिस्क, वो हो सकता है अर्थक्वेक, फ्लड, राइट। हिंडर ऑफ द ग्रोथ ऑफ बिजनेस, यानी जो बिजनेस की ग्रोथ है उसको हिंडर यानी रोकने वाला काम होता है ये। यानी कंपनी 20 साल से चल रही है, अचानक अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, कंपनी ढह गई, बंद हो गई, तो नुकसान हो गया। 20 साल का जो भी उन्होंने कमाया था वो सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सब कुछ डैमेज हो जाएगा, चाहे हम असेट्स की बात करें, राइट। सो देयर इज़ नो कंट्रोल ओवर नेचुरल रिस्क। हम इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम सुनामी नहीं रोक सकते, हम अर्थक्वेक नहीं रोक सकते, राइट। तो हम नेचुरल रिस्क को कम नहीं कर सकते, राइट। वो जब जब होगा तब तब तो होगा ही। इसके अलावा जो दूसरा और आखिरी पॉइंट है आज के वीडियो का वो है मैन मेड रिस्क। मैन मेड रिस्क मीन्स इंसान द्वारा पैदा किया गया खतरा।
कैसा खतरा हो सकता है वो। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बात करें स्ट्राइक ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी लोगों ने हड़ताल कर दी अचानक, उनकी बातें नहीं सुनी गई तो। उसके बाद चेंज इन टेक्नोलॉजी, यानी अगर नई टेक्नोलॉजी आ गई, आपकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई। फॉर एग्जांपल नोकिया 1100 की बात की थी हमने कि अगर नोकिया 1100 आज के मामले में अगर एडवर्टाइजमेंट भी करेगा तो भी नहीं बिक पाएगा। रीज़न क्योंकि उससे भी बेहतर टेक्नोलॉजी के मोबाइल मार्केट में आज अवेलेबल है। इसके अलावा चेंज इन द टेस्ट ऑफ एंड द डिमांड ऑफ कस्टमर्स, मतलब लगातार जो कस्टमर है उनका टेस्ट चेंज हो जाए, वो अब कुछ और चीज़ पसंद करने लग जाए। जैसा मैगी और yippee के बारे में हमने देखा था कि मैगी को पहले कितना पसंद करते थे लोग, फिर क्या हुआ, अचानक मैगी बैन हो गई और उसकी जगह किसने ले ली, yippee ने, राइट। तो हम देख सकते हैं जो लोग हैं उनका टेस्ट प्रेफरेंस कभी भी चेंज हो सकता है। इसके अलावा जो आखिरी पॉइंट है वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड रिस्क ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, यानी लगातार सरकारें बदलती आए। अब सरकार बदलेगी तो बिज़नेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जी हाँ पड़ेगा, क्योंकि सरकार ही पॉलिसीज़ बनाती है। तो हो सकता है कोई नई सरकार आपके फेवरेबल में पॉलिसी ना बनाए। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर इनस्टेबल पॉलिटिक्स रहती है, राइट, तो हम कह सकते हैं कि वो बिज़नेस भी बहुत ज़्यादा रिस्क में आ जाएगा। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो पॉइंट है वो है कंपटीशन का, यानी मार्केट में जो लगातार बढ़ता कंपटीशन भी बिज़नेस के लिए एक रिस्क है। ठीक है बच्चों, तो ये था नेचुरल और मैन मेड रिस्क पर हमने डिस्कस किया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को पता चला होगा आज के वीडियो में हमने क्या बात की। आज के वीडियो में हमने रिवाइज़ किया और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ आज सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी ख़त्म कर दिए हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो अगले रिस्क होते हैं, जैसे इसमें आपकी टेक्स्ट बुक में आपको टोटल 6 रिस्क दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं उनको। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं चेंज इन टेक्नोलॉजी की, यानी अगर तकनीक बदल जाए, जैसे हमने अभी बात की कि अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी तो क्या होगा, जो आपका प्रोडक्ट है वो आउटडेटेड हो जाएगा, जिसकी वजह से न्यू मशीनरी हैव टू बी इंस्टॉल्ड इन द रिप्लेसमेंट ऑफ अदर। तो जो पुरानी मशीन है उसको हटा के नई मशीन लानी पड़ेगी क्योंकि टेक्निक चेंज हो गई है। दूसरा है सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट, यानी आप ही के जैसे प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाएँ जिससे आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत ख़त्म हो गई, राइट, ये भी एक रिस्क है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, कोई भी कस्टमर सब्सटीट्यूट गुड्स की तरफ देखता है, जैसे बॉल पेन की बात करते हैं, फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन पहले यूज़ होता था इंक वाला, उसके अलावा बॉल पेन आ गया। बॉल पेन का भी एक सब्सटीट्यूट मार्केटिंग में अवेलेबल है। कौन सा है वो? सबसे सस्ता वाला याद करो। बिल्कुल सही, वो है बॉल पेन, जिसे हम साइनोसॉफ्टिक के नाम से भी जानते हैं, राइट। सबसे लीस्ट कॉस्टिंग होता है ये पेन। तो हम कह सकते हैं कि लगातार बदलते सब्सटीट्यूट पेन्स की वजह से बिज़नेस जो है वो रिस्क में आ जाता है। इसके अलावा वेसल्स ऑफ स्टील जो हैं वो कॉपर की जगह ले ली है आज की जगह, और जो टेलीविज़न है वो रेडियो की जगह ले ली है। तो लगातार बदलती टेक्नोलॉजी से, लगातार चेंज होती टेक्निक से जो बिज़नेस होता है वो काफ़ी नुकसान में भी आ जाता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कंपटीशन, यानी प्रतिस्पर्धा। कंपटीशन जो होता है वो हर जगह पर है, बिज़नेस में भी है, चाहे वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो। लगातार बदलते कंपटीशन के साथ साथ हमें चलना पड़ता है, अपने प्रोडक्ट को भी इम्प्रूव करते रहना पड़ता है ताकि हम लगातार प्रॉफिट पा सकें, और कभी कभी हमें हमारे प्रॉफिट को भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है हमारे कंपटीशन में बने रहने के लिए। इसके बाद चौथा जो पॉइंट हमें देखने को मिलता है रिस्क फैक्टर, वो है लेजिस्लेशन, यानी गवर्नमेंट जो है वो लॉ रिगार्डिंग पॉल्यूशन फॉर्म करती रहती है, चाहे वो कस्टमर्स रिलेटेड पॉलिसी हो, वर्कर रिलेटेड पॉलिसी हो या इंडस्ट्रियल रिलेटेड पॉलिसीज़ हो, वो हमेशा पॉलिसीज़ बनाती रहती है। पर इन सारी पॉलिसीज़ को लगातार फॉलो करना भी एक रिस्क है बिज़नेस के लिए। जैसे हम मिनिमम वेजेस की बात करें कि न्यूनतम वेजेस देना ही पड़ेगा, इतना चाहे काम हो या ना हो। और ये सब जो चीज़ें हैं ये बिज़नेस के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती है, राइट, हैम्पर करती है। इसके अलावा बच्चों जो सेकेंड लास्ट पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है, वो बताता है अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड, यानी जो डिमांड है वो अभी तो है लेकिन भविष्य में बनी रहेगी नहीं रहेगी, ये भी एक रिस्क है, राइट। लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे, लोगों की इनकम पर इफ़ेक्ट पड़ेगा तो लोग ख़रीदना बंद कर देंगे, टेस्ट, प्रोडक्ट प्राइस, इन्फ्लेशन पर इफ़ेक्ट पड़ेगा तो हमारी डिमांड भी क्या हो जाएगी, अनसर्टेन हो जाएगी, राइट। और इसके बाद जो हमारा छठा और आखिरी रिस्क पॉइंट है वो है फिज़िकल रिस्क। फिज़िकल रिस्क में मतलब हमने बना के रख दिया है कोई प्रोडक्ट, लेकिन अचानक अगर उसमें टूट फूट हो जाती है, डैमेज हो जाता है वो प्रोडक्ट, तो ये भी एक रिस्क है बच्चों, राइट। इसे हम फिज़िकल रिस्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हम कह सकते हैं कि शारीरिक रूप से, फिज़िकल रूप से अगर वो प्रोडक्ट में कोई ख़राबी आ जाती है तो वो प्रोडक्ट फिर मार्केट में आगे बिकेगा नहीं। तो बच्चों आज का ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अगले पार्ट में हम प्रोफेशन, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आधा चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है, ठीक है। होमवर्क तो नहीं पर एक एक्टिविटी मैं आप सभी को देता हूँ, आप सभी इस चैप्टर के नोट्स अपने हिसाब से बना लीजिए,
राइट। इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट्स के बारे में आज हमने चर्चा की, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। और फिर भी कोई क्वेरी और कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, ठीक है। आप वहाँ पे अपने सजेशंस, अपनी बात रखिए, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना। आई एम योर एजुकेटर साइनिंग ऑफ टुडे। यू डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, ठीक है। जय हिंद एवरीवन।